कार्बोकेटाइंस एंड देयर स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइंस और उनकी स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने से पहले ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपको आने चाहिए, ठीक है। यही आपके बुक में भी दिया गया है। अब कार्बोकेटाइंस सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जिस तरह से इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि 3 किस्म के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह से 3 कार्बोकेटाइंस भी होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन। देखो ये जो कार्बोकेटाइन में बना, अच्छा सबसे पहले कार्बोकेटाइन है क्या चीज? वो आयन जिसमें जब अल्काइल हैलाइड से ये हैलोजन एटम हट जाता है। देखो ये अल्काइल हैलाइड ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये हैलोजन जो मौजूद है, इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो बन जाता है कुछ इस तरह से। देखो ये हुआ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, Cl ले लेंगे। अब देखो ये CH2 को मैं इस तरह से इस बंदे को नमूदार कर लेता हूं। अब ये क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज्यादा है, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो नमूदार हो जाता है, इट अपीयर्स अपॉन इट। अब जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया तो इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर है। पोलर है तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी है। अच्छा अब ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि अल्काइल हैलाइड की ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह वो ये है, उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी के पीछे जो वजह है वो ये है। अब देखो कार्बोकेटाइन किस तरह से बन जाता है। जब ये हैलाइड एटम यहां से हट जाता है तो ये पीछे क्या रह गया? CH3 बॉन्ड CHH जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर आ रहा हो उस ही को हम कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। तो अल्काइल हैलाइड से जब हैलोजन हट जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वो रह जाता है, उस कार्बन को हम कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। दिस इज कार्बोकेटाइन। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहले 3 किस्म के कार्बोकेटाइंस को अब जान लो। ये जो कार्बोकेटाइन है इसको मैं फिर से लिख लेता हूं इस तरह से, CH3 और CH2 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस CH3 को मैं R ये इससे डिनोट कर सकता हूं ना, मिथाइल है, अल्काइल है। अब इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब अगर ये इस तरह से हुआ R बॉन्ड C बॉन्ड R, यहां पर इसके साथ फिर एक H होगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसको क्यों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे? क्योंकि अब इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स वो अटैच हैं, और जब 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो इसका मतलब ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। जिस तरह के अल्काइल हैलाइड में हम ने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। और अगर ये इस तरह से हुआ R बॉन्ड C बॉन्ड बॉन्ड R और R तीनों तरफ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप, मतलब 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है, तो इस किस्म के कार्बोकेटाइन को हम टर्शरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। वही सेम कंसेप्ट है जो हम अल्काइल हैलाइड के केस में हमने एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है R बॉन्ड CH2, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी वो सेकेंडरी की है, R बॉन्ड CH प्लस और बॉन्ड R। ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है,
और इससे फिर मोर स्टेबल दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसके इर्द गिर्द 3 अल्काइल ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी की उनका सीक्वेंस है, उनका तरतीब है। प्राइमरी सबसे लीस्ट स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सबसे ज्यादा स्टेबल वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब क्यों, इसके पीछे वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि ये अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सही है, ठीक है, एसिड्स की तरह कंजूस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, चलो ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। अब जब हमारे साथ कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये सारा कंसेप्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं? सारी तैयारी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं। यहां पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर इसके सामने से गुजरेगा और थोड़ा सा भी ध्यान उसका यहां पर आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर हमला आवर हो जाएगा, वो यहां पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर्स चाहिए और कार्बोकेटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप एज वी नो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब एक अल्काइल ग्रुप है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन का एक पेयर वो देगा कार्बन को, तो उस पर ये पॉजिटिव चार्ज वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो भी स्लो होता जाएगा। अब इसकी निस्बत अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हो जाए तो क्या होगा? 2 अल्काइल ग्रुप हो गए तो अब दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो और भी कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की अटैक की सलाहियत वो और भी कम हो जाएगी सेकेंडरी केस में। तो सेकेंडरी केस में न्यूक्लियोफाइल की अटैक की सलाहियत वो इतनी नहीं है जितनी इस प्राइमरी केस में है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के केस में है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ हमला आवर हो सकता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकता, तो ये लेस रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल है। और अगर हम टर्शरी केस ले ले, R बॉन्ड C बॉन्ड R, अब इसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर तो अटैक नहीं करता, और अगर करेगा भी थोड़े से पॉजिटिव साइड के ऊपर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो बड़े मुश्किल के साथ करेगा। तो इसका मतलब कि टर्शरी कार्बोकेटाइन के केस में न्यूक्लियोफाइल के हमले की सलाहियत और भी कम हो गई और ये और भी लेस रिएक्टिव मतलब ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये वजह है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की से ज्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। यार बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, अगर नहीं आई हो तो फिर देखकर पूछ लेना जरूर। ये कंसेप्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और भी दिया गया है और वो ये है कि भाईजान इस न्यूक्लियोफाइल और इस बेस में फर्क क्या है, क्योंकि इन दोनों का डिफिनीशन हम करते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो इलेक्ट्रॉन देंगे। सो इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमला करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमला करेगा, हमला आवर होगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ मैं लिख लेता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सालाइन। अच्छा, ये कौन कौन हो सकते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, या उनके साथ फ्री या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये बंदे जो भी है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं या बेस हो सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सालाइन, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, HS नेगेटिव चार्ज है, RS नेगेटिव चार्ज है,
शाबाश। NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। अब इन तमाम के साथ या तो नेगेटिव चार्ज या इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से न्यूक्लियोपाइल और बेस, इसमें हम फर्क किस तरह से करेंगे, कौन बेस है कौन न्यूक्लियोपाइल है? तो बात कुल मिला के ये मैं आपको बहुत सिंपल स्टेटमेंट में कह दूंगा कि बेस जितने भी है वो तमाम के तमाम न्यूक्लियोपाइल है, लेकिन न्यूक्लियोपाइल जितने हैं वो तमाम के तमाम बेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये बेस इस न्यूक्लियोपाइल का सबट्रैक्ट हो गया। अब इनमें से जो बंदा भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर हमला करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर प्रोटॉन हुआ तो इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ब्रांस्टेड एंड लुवरी कंसेप्ट के मुताबिक ये बेस हो गया। बेस हो गया, न्यूक्लियोपाइल ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोपाइल हम उस ही को कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर हमलावर होते हैं, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। और अगर इनमें से कोई भी खुदा का बंदा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर हमलावर हो रहा हो, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर वो प्रोटॉन नहीं हो, हाइड्रोजन नहीं हो, तो ये न्यूक्लियोपाइल तो हो गया लेकिन बेस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहां पर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एक एग्जांपल लिख लेता हूं। ये इनसे OH में उठा लेता हूं, OH। ये OH हमलावर हो रहा है HCl के ऊपर। HCl एक एसिड है, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये OH चूंकि यहां पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोपाइल तो ये है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर हमलावर हो रहा है। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है वो एक प्रोटॉन भी है, हाइड्रोजन है, एसिड का हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये हाइड्रोक्सिल आयन अब बेस भी है। दिस इज बेस, ये न्यूक्लियोपाइल भी है, ये बेस भी है। चलो ठीक है। अब अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन किसी कार्बन के ऊपर हमलावर हो रहा हो, कार्बोकेटाइन के ऊपर हमलावर हो रहा हो, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटर है। पॉजिटिव सेंटर है तो न्यूक्लियोपाइल तो ये हो गया, लेकिन ये कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, एसिड का हाइड्रोजन, प्रोटॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन रिसीवर नहीं हुआ, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक कर रहा है। तो इस केस में अब हाइड्रोक्सिल आयन न्यूक्लियोपाइल तो है लेकिन बेस नहीं है। तो कुल मिला के हम बात ये कर सकते हैं that the base is a substrate, is a kind of substrate of the nucleophile. So every base is a nucleophile, but every nucleophile is not a base. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब ये कंसेप्ट समझ में आ गए, इसके बाद अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा गौर के साथ बोर्ड की तरफ खुले दिमाग खुले आंखों के साथ देख लेना। जिस पॉइंट पर भी दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पहले वो क्लियर कर दो मुझसे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। शाबाश।